बुलेटिन का आगाज अमरीकी सदर के एतराफ से। जो बाइडन ने अफगानिस्तान को सुपर पावर्स का कब्रिस्तान तस्लीम कर लिया। वजीर आजम इमरान खान का मौक़िफ़ भी मान लिया। कहा कोई फौजी कुव्वत अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का मलबा अफगान हुकूमत और फौज पर डाल दिया। बोले हमारी कोशिशों के बावजूद अफगान सियासतदान भाग गए, फोर्सेस पसपा हो गईं। उन्होंने उजलत में फौजी इनकलाब पर तंकीद मुस्तरद कर दी। कहा हमारा मिशन कौमी तामीर नौ या जमहूरियत नहीं बल्कि दहशत गर्दों का खात्मा था। और इन हालात में तालिबान के आगे खड़े रहने की भड़के मारने वाले अशरफ गनी मुश्किल वक्त में फरार हो गए। जाते जाते 4 गाड़ियों में डॉलर्स भर कर ले गए। ताजिकिस्तान ने कबूल करने से इनकार किया तो ओमान चले गए। अब वहां से अमेरिका जाने का इम्कान है। वो आया, उसने देखा और बहुत सारा कैश लेकर भाग निकला। अभी तालिबान काबुल पहुंचे ही थे कि अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फरार हो गया। पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने वाले साबिक अफगान सदर का पोल खुल गया। अशरफ गनी जाते जाते लाखों अमरीकी डॉलर भी साथ ले गया। रूसी सिफारत खाने के मुताबिक अशरफ गनी ने पहले हेलीकॉप्टर में जाने की कोशिश की। जगह ना बनने पर 4 गाड़ियों में कैश भर कर ले गए। कैश इतना ज्यादा था कि बहुत सारा रनवे पर ही छोड़कर जाना पड़ा। भारतीय मीडिया के मुताबिक ताजिकिस्तान ने एंट्री नहीं दी तो मफरूर सदर ने ओमान में पनाह ली। अमेरिका भी जाने का इम्कान है। नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह खान भी अफगानिस्तान से फरार हैं। कौमी मसालिहती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह अशरफ गनी से हिसाब लेगा। अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी मुल्क से कैसे फरार हुए, ट्विटर पर कहानी बयान कर दी। अजमल अहमदी ने ट्विटर पर लिखा, इतवार के सुबह तक मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। तालिबान की आमद से पहले बताया गया कि अफगानिस्तान को मजीद डॉलर फराहम नहीं किए जाएंगे, जिसके बाद अफगानी करेंसी में रिकॉर्ड गिरावट देखने में आई। बैंक के नायब सदर ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बायस उनकी परवाज मनसूख हो गई। फिर एक फौजी तैयारा आया, हर कोई उसमें सवार होने के लिए भागा। वो भी किसी तरह सवार होने में कामयाब हो गए। 100 नशिस्तों वाले जहाज में 300 मुसाफिर सवार थे। अब जरा अफरा तफरी के मनाजिर आपको दिखाते हैं। गुज़श्ता रोज अमरीकी तैयारी में लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे W11 की सवारी हो। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को देखें। ये अमरीकी C-17 तैयारे के मनाजिर हैं, जहां तकरीबन 100 या फिर 125 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन 640, जी हाँ 640 लोग सवार हो गए। मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी तरह अमरीकी फौज की हिफाजत में अफगानिस्तान से निकल जाएं। ये किसी भी C-17 तैयारे की परवाज में सवार होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। और शामत तो अब आएगी भारत की, जो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। मगर अब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ खतरे में है। रॉ के 66 कैंपस पर खतरा मंडलाने लगा है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से। नईम, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि भुगतने का वक्त आ गया। जी बिल्कुल सिद्रा, क्योंकि रॉ के जो आप देखें कि कैंप्स टोटल जो हैं इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाए वो 87 हैं और उनमें से 66 अफगानिस्तान में हैं। आप इससे अंदाजा करें कि किस कदर पाकिस्तान को निशाना बनाया गया पिछले कुछ सालों में। और ये 21 भारत में और 66 अफगानिस्तान में है, यानी अफगानिस्तान से ही ऑपरेट करती थी ऐसी जो तंजीमें हैं कलअदम, और वो आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती थी। और अब एक आला सतही इजलास में ये बात हुई है कि क्योंकि तालिबान ने ये यकीन दहानी तमाम हमसाया ममालिक को करवाई है कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी दूसरे मुल्कों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, वो इसको रोकेंगे। और अभी ज़राए से ये मालूम हुआ है कि इस वक्त ये जो 66 कैंप्स हैं ये थोड़े से अपनी जगहों से हटे हुए हैं। ये लोग अभी भी वहाँ पर ही हैं, लेकिन ये सामने अभी नहीं आ रहे। और इम्कान ये है कि इनमें से कुछ जो हैं वो तालिबान के कंट्रोल में आए और इनका वो पता लगाएं। लेकिन ये कंफर्म है और ये आला सतही इजलास में ब्रीफिंग दी गई है कि 66 रॉ के कैंप जो हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जो, और अब इन पर भी खतरा मंडलाने लगा है। नईम अशरफ भट्ट, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।
وزیر اعظم اور آرمی چیف سے سعودی چیف آف جنرل سٹاف نے الگ الگ ملاقاتیں کی. خطے کی تازہ صورتحال، علاقائی امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. خطے کی بدلتی صورتحال میں سعودی عسکری قیادت کا اہم دورہ پاکستان. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں. دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال، جیو اسٹریٹجک تعاون اور افغانستان کے حوالے سے بات. سعودی وفد نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت بھی کر دی. وزیر اعظم سے سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کی قیادت میں سعودی وفد ملا. وزیر اعظم عمران خان نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اطمینان بخش قرار دیے. سعودی فرمانروا اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان قائم سپریم کوآرڈینیشن کونسل سے متعلق بھی گفتگو ہوئی اور اعلیٰ سطح پر سول و عسکری رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. GHQ پہنچنے پر سعودی آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں اہم امور پر بات. سعودی افواج کی تربیت پر پاک فوج سے اظہار تشکر کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں کا برملا اعتراف کیا اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو بھی خوب سراہا. اور ایسے میں عرب میڈیا نے افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان قرار دے دیا. مبینہ طور پر سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر ازبک فوج نے افغان فضائیہ کا طیارہ مار گرایا. ترکی نے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے سے بھی فی الحال انکار کر دیا. افغان دارالحکومت سے بھاگنے والوں کا ایئرپورٹ کے باہر رش لگا ہے. لوگ جہاز کی چھت پر بیٹھے ہیں مگر دوسری جانب شہر میں کاروبار زندگی معمول کے مطابق جاری ہے. طالبان ترجمان سہیل شاہین کا ترک ٹی وی کو انٹرویو. ترکی کو برادر ملک قرار دیا، اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا. ادھر انقرہ نے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کا منصوبہ ترک کر دیا. کہا طالبان نے کہا تو ترکی مدد کرے گا. ادھر ازبکستان نے افغان ایئرپورٹس کا جنگی طیارہ مار گرایا. ازبک وزارت دفاع کے مطابق افغان طیارہ بغیر اطلاع کے ازبک حدود میں داخل ہوا تھا. کابل ایئرپورٹ کے باہر اب بھی ہزاروں لوگ جمع ہیں. ایک بچے کو رسی کے ذریعے جہاز میں سوار کرایا گیا. لوگ شہر سے نکلنے کے لیے جہاز کی چھت پر موجود ہیں. دوسری جانب بازار میں کاروبار زندگی معمول کے مطابق چل رہا ہے. کابل میں شیعہ کمیونٹی کی مجالس بھی ہو رہی ہیں. نوجوان والی بال کھیل رہے ہیں. ایک تفریحی پارک میں طالبان کاریں چلا رہے ہیں، جھولا جھول رہے ہیں. ادھر ہلمند میں شورا بیس سے بھاری اسلحہ اور ساز و سامان قبضے میں لے لیا گیا. عرب نیوز نے سر ورق پر شہ سرخی جمائی ہے کہ افغانستان واقعی عالمی قوتوں کا قبرستان ہے. دہائیوں پہلے سابق افغان صدر اشرف غنی نے لکھا تھا کہ سوویت افواج افغانستان سے نکل چکی، اب کٹ پتلی حکومت کا خاتمہ کچھ ہی دیر کی بات ہے. لیکن آج وہی اشرف غنی امریکہ کے انخلا پر ایسی ہی صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست دکھاتا ہوں. کرنا چاہیے اور ایک پرامن حل نکالنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی ریاست کو اپنے عوام کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے آئینی وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے قانونی وعدے پورے کرنے پڑیں گے اور ہمارے معاشی وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے تاکہ پاکستان کی ہر شہری جو ہے ان کا سٹیک ہو ہمارا ریاست میں. اور اس لیے ان کا سٹیک ہوگا جب ان کو پتہ ہو کہ ہمارا ریاست ان کا جانی تحفظ بھی کر رہی ہیں اور ان کا معاشی اور آئینی اور قانونی حقوق کا بھی تحفظ کر رہی ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشل جو ایک شارٹ اور انیشل ریاکشن ہے ٹو دا کرنٹ سچویشن. اور ہم بڑا نزدیک سے اور بڑا غور سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا آنے والے اسٹیٹک پالیسی بھی بنے گا. ساتھ ساتھ ہم اپنے پارٹی سے مختلف جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے انگیج کریں گے اور ہمارا جو کنسرنس ہے ان سے ہم ضرور شیئر کریں گے. اور آخر ہمارا جو مطالبہ ہے ایک حکومت کی طرف سے کہ وہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے، پارلیمان کو انگیج کیا جائے. ہمارا نیشنل جو سینٹ کا ریزولوشن اور نیشنل سینٹ کا ریزولوشن کی جو طریقہ کار ہے پاکستان کی پالیسی بننے کا، خاص طور پہ فارن پالیسی کے معاملے پہ، وہ ریزولوشنز فالو کیا جائے تاکہ ایک پراپر پالیسی بن سکتا ہے. تھینک یو.
सिंध के लोग हैं, वो सिंध के लोग परेशान हैं कि पहले जो अफगानी रिफ्यूजीज आए थे बहुत बड़े तादाद में, कराची जो है वो सिंध की आबादी बाकी जो आबादी है उसमें से बढ़ती जा रही है, और जो इस धरती के ओरिजिनल रहवासी हैं उनको खौफ है कि हम मतलब में तब्दील हो जाएंगे। तो सिंध गवर्नमेंट को कॉल है कि ये जो अफगानी सरकार जो हम देख रहे हैं, आपने कुछ कल से मॉनिटर किया हुआ किस तरह लोग जहाज लोग भाग के चल रहे हैं, कितना अदर अनसिक्योरिटी उधर लोग फील कर रहे हैं। तो ये लोग ज़ाहिर पहले रोजगार का ज़्यादा हुआ कि कराची में तो यहाँ आएंगे, तो सिंध गवर्नमेंट क्या होगा, किस पार्टी की पॉलिसी क्या होगी इस वहाँ पर? बिल्कुल जैसे आपने कहा, सिंध का कंसर्न है, हर जगह का कंसर्न है, मुख्तलिफ कंसर्न्स है, पूरा रीजन का कंसर्न है, और यही वजह है कि सब के सब गौर से पूरा सूरत हाल को देख रहे हैं, और साथ साथ ये इनकरेज कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव सेटअप आया जाए जिसमें पूरा अफ़गानिस्तान का नुमाइंदगी हो, सारे के सारे एथनिक ग्रुप्स का नुमाइंदगी हो, और हम समझते हैं कि अगर एक इंक्लूसिव पीस होगा तो वो रीजन में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। हम समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को ऑब्वियसली अपना सोवरेनिटी को गार्ड करना पड़ेगा। हमने एक जो डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली हुआ है, जो हमारा बॉर्डर का फेंसिंग का लाहे अमल इम्प्लीमेंट हुआ है, उससे हमारा सोवरेनिटी जो है वो उस पर हम ज़्यादा एक्सर्ट कर सकते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर एक स्टेबल इंक्लूसिव एनवायरनमेंट अफ़गानिस्तान में पैदा हो जाता है जहां लोग अपना जान माल और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का फ़िक्रमंद नहीं हैं, तो फिर हम माजी की तरह उस रेफ्यूजीज़ का एक्सोडस को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान में एक अमन का सिचुएशन डेवलप नहीं होता है, एक इंक्लूसिव सिचुएशन डेवलप नहीं होता है, तो शायद इन चीज़ों का ख़तरा बिल्कुल है, और हमें उन पे एज द सिचुएशन डेवलप्स तब हम उन पे जो है रिएक्ट करना पड़ेंगे। लेकिन जो आपने पॉइंट नोट किया है कि जो कंसर्न आम आदमी में है, वो बिल्कुल वो कंसर्न मौजूद है, और हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कैसे डेवलप होते हैं। ये बता दें कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल में जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है उसको शदीद खतरात लाक हो रहे हैं। अफगानिस्तान में कैद जो TTP के दहशतगर्द थे, फकीर मोहम्मद समेत हज़ारों जो है वो दहशतगर्दों को रिहा कर दिया गया है। इससे कबल जो TTP के सरबराह थे, उन्होंने एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो अफगानिस्तान की तर्ज पर जो है ना पाकिस्तान के कबायली इलाके में एक आज़ाद रियासत बनाएंगे। तो ये शदीद खतरात हमें क्यों पाकिस्तान जो है ना इस हवाले से खामोश है, और सियासी जमातें खामोश हैं, क्यों ना मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर ये बदलती जो सूरत हाल है उस पर डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे सिचुएशन में क्या किरदार अदा करने जा रही है? जहाँ तक जो ख़तरात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए, पाकिस्तान की अमन के लिए, वो ख़तरे बिल्कुल मौजूद है। अभी तक जो सिचुएशन है वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हो चुके हैं। वी हैवंट सीन व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अल्टीमेटली क्या नेगोशिएशंस के नतीजे निकल जाते हैं, तो उन सारे डेवलपमेंट्स को हम गौर से देख रहे हैं। लेकिन इस बात का कोई शक नहीं कि अफ़गानिस्तान पे जो गुज़र रहा है, जो हो रहा है, वो अपनी जगह पाकिस्तान का पॉलिसी में क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ एक सेकंड का डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दों को रद्द करते हैं, पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, पाकिस्तान के अवाम वो दहशतगर्दी और मजहबी तंजीमें जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारे औरतों और बच्चे को निशाने बनाए हैं, जिन्होंने हमारे पुलिस और फ़ौज को निशाने बनाए हैं, जिन्होंने इस्लाम के नाम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत पॉलिसी वाज़े करे। बिलावल भुट्टो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
सिंध में तालीमी इदारे कब खुलेंगे, जवाब जानिए इसी बुलेटिन में। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको दें, ज़ुहैब हसन ने समा को इंटरव्यू में दावा किया था कि उनकी बहन नाजिया हसन को साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने जहर दिया था, जिस पर इश्तियाक बेग ने उन्हें हट जाने का नोटिस भेज दिया था। समा को खुसूसी इंटरव्यू में इश्तियाक बेग ने बड़े दावे कर दिए, कहा जिस बयान हल्फी की बुनियाद पर ज़ुहैब हसन ने जहर देने का इल्जाम लगाया वो जाली है। उन्होंने ये दावा भी किया कि जिस वक्त नाजिया हसन तलाक के कागजात पर दस्तखत करने गईं वो अपने हवास में नहीं थी, उन पर खानदान का दबाव था। 21 साल बाद इल्जाम तराशी का मकसद उनसे रकम हासिल करना है। ज़ुहैब हसन के खिलाफ बरतानवी अदालत में भी जाऊंगा, ज़ुहैब को सड़क पर लाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। इश्तियाक साहब, ये फरमाइए कि ज़ुहैब ने आपके हवाले से अपने एक हालिया इंटरव्यू में जो समा टीवी को दिया उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, उस इंटरव्यू के रिएक्शन में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़ुहैब साहब के लिए नाजिया और उनकी फैमिली के लिए एक गोल्ड की चुड़िया थी, क्योंकि उन्हीं से इनका घर जो था वो चल रहा था और ज़ुहैब साहब के भी जो खर्चे थे वो नाजिया पूरी कर रही थी और इन्हें ये डर था। और ये नाजिया ने मुझे खुद बोला है, उन्होंने कहा कि इश्तियाक मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मेरी शादी हो और हमने यहाँ तक डिसाइड किया था कि अगर इनके घर वाले राज़ी नहीं होंगे तो हम इंग्लैंड में जाके हमने वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी ले लिया था, हम वहाँ पे शादी कर रहे थे जाके, मगर जब इन्हें पता लगा तो शादी हुई। मुझे रिग्रेट ये है कि मेरे नसीब में एक ऐसी फैमिली आई जो बहुत ही गिरे हुए लोग हैं, मतलब 21 साल बाद, अब ये आइए कि 21 साल बाद ये कोमे से क्यों निकले हैं और इस वक्त ये 21 साल बाद जो मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है। क्योंकि ज़ुहैब साहब का क्या हुआ कि जितने भी नाजिया के पैसे वैसे मिले थे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह से, अब वो शायद ख़र्च हो गए होंगे। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह मुझे प्रेशर डाल के मेरे से कुछ हासिल किया जाए। मगर एक चीज़ मैं आपको बतला दूँ कि ज़ुहैब साहब आपको इंशाल्लाह मैंने 1 अरब रुपए से आपको सू यहाँ पे किया है और एक बड़े अमाउंट से मैं यूके करना जा रहा हूँ। मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं आपको सड़क पे नहीं ले आऊँ। अच्छा, इनका कहना यह है कि नाजिया हसन की आपसे शादी में नाजिया की मर्ज़ी शामिल नहीं थी, बल्कि नाजिया की जो अम्मी थी वो फोर्स कर रही थी, क्योंकि किसी खातून ने आपकी गारंटी ली थी और उन्होंने कहा था कि नहीं जी हम कह रहे हैं बहुत अच्छी फैमिली कर दें। इसमें कहाँ तक सदाकत है? जान साहब, आप माशाल्लाह बड़े समझदार होस्ट हैं। नाजिया कोई वो घरेलू लड़की नहीं थी, यूके से उसने सॉलिसिटरशिप किया था। ज़ुहैब साहब आ जाएं, मैं भी आ जाता हूँ, कुरान पे हाथ रख देते हैं, वी लव्ड ईच अदर। इनकी फैमिली तो नाजिया की शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि सोने की चुड़िया थी। दूसरी बात, नाजिया उन लड़कियों में से नहीं थी जो शादी की रात को अपना घूंघट उठा के कहेगी सरताज सलाम वालेकुम, फॉर गॉड सेक। इसी तरह इन्होंने एक जगह ये कहा है कि जी उसको मेरी बहन ने सीढ़ी से धक्का दे के गिराया और उसकी पसलियाँ टूट गईं। खुदा को माने। और उसमें मिसकैरेज हो गया उनका। हाँ, मिसकैरेज भी हो गया उनका। पता नहीं ये कहाँ से इनको खबर है। देखिए जी, ये सब नाजिया एक बहुत इंडिपेंडेंट खातून थी। इनका कहना है कि नाजिया की टेस्टिमोनी में ये सारी बातें नाजिया ने लिखी हैं। देखिए, इन्होंने ये सब जाली पेपर बनवाए हैं, ये सब जाली पेपर हैं जो नाजिया को तो जी जब डॉक्टर्स ने ये बतलाया कि यू हैव लिटिल टाइम टू लिव और कीमो और ये तमाम चीज़, शी वॉज नॉट इन हर सेंसेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इन्होंने जाली चीज़ें बनवाई हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि नाजिया हसन पाकिस्तानी हाई कमीशन में गई, उन्होंने ठप्पा लगाया, पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी, एक दरख्वास्त दी कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती और मैं मरने से पहले तलाक लेना चाहती हूं। मैंने आपको बतला दिया है कि ये सब कुछ करवाना जब वो नाजिया अपनी सेंसस में नहीं थी, इसका मकसद ये था कि जो मुश्तरका जायदादें हैं उसको किसी तरीके से उस पर काबिज़ हुआ जा सके। मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, ज़ुहैब साहब की कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनकी आइडेंटिटी एक मरासी हैं, वो ही रहेंगे। मैंने सिर्फ आपको मैं यहाँ पे ये इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ स्टार्टेड हुई थी आपके चैनल से और अब मैं जो कोर्स अडॉप्ट कर रहा हूँ वो लीगल कोर्स करूँगा यहाँ पे भी यूके के अंदर। मुझे रोज़ाना चैनल पे किसी को जाके वो करने की ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पता लग जाएगा कि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो जेन्युइन है या इन्होंने जो जब ये एडवाइज़र थे उस वक्त जो सर्टिफिकेट हासिल किया है किमाड़ी से, भुट्टा विलेज से, वो जो है 2008 के अंदर जो लिया है वो जेन्युइन है। ये पूरा गेम जो है ये पैसे का है। देखिए, ये ज़ुहैब साहब बहुत लालची हैं, इनका अपना तो कोई काम नहीं है ना। इज़ ही वर्किंग?
इज़ ही डूइंग एनी बिजनेस? सिंगिंग की अब इनकी वो ख़त्म हो गई है, तो अब ये यही सोचते हैं कि किसी तरीके से प्रेशर डालें, ब्लैकमेलिंग करें और मतलब लोगों को इज़्ज़त को उछालें। इसी तरह मुझे पूरी है कि मगर ना मैंने पहले इनके 1 मिलियन इनको पे किया था और ना अब मैं इनको कुछ चीज़ पे करूँगा। जी, नाजिया के पीछे तो दुनिया थी, बेशुमार लोग होंगे जो उनसे शादी करना चाहते होंगे, फिर वो आपने क्या कोई ख़ास गाना वगैरह गाया था नाजिया? उनको सिंसेरिटी नज़र आई कि एक ऐसा आदमी जो ये जानते हुए भी कि मुझे 92 के अंदर कैंसर हो चुका है, वो मुझसे कह रहा है कि जी आई डोंट माइंड, आई वांट टू मैरी यू। मेरे ख्याल से उनको इश्तियाक साहब ये फरमाइए कि तो ये इंटरव्यू आपने सुना। ज़ुहैब हसन की तरफ से संगीन इल्ज़ामात और उसके रद्द-ए-अमल में मिर्ज़ा इश्तियाक बेग के जवाबी इल्ज़ामात के बाद कानूनी जंग शुरू हो गई है। ज़ुहैब हसन और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग के तहलका खेज इंटरव्यू करने वाले समा के नुमाइंदे रेहान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रेहान, आपके इंटरव्यू में एक संगीन इंकशाफ से मामला शुरू होता है, उसके बाद एक कानूनी जंग शुरू हो जाती है। अब ये मामला ब्लेम गेम का रुख इख्तियार करता जा रहा है। जी हाँ, नज़र कुछ इस तरह से आ रहा है कि बयानबाजी की ये जो जंग थी वो अब एक कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुकी है और ये जंग अब पाकिस्तान और बरतानिया में लड़ी जाएगी, क्योंकि इश्तियाक साहब का कहना है कि वो बहुत जल्द बरतानिया रवाना हो रहे हैं जहाँ से वो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। नई बात यह है कि ज़ुहैब हसन की जानिब से नाजिया हसन की जिस टेस्टिमनी का हवाला दिया गया था उसे इश्तियाक बेग ने जाली करार दे दिया है, बल्कि उनका कहना है कि बेशतर दस्तावेज़ात जिनका हवाला ज़ुहैब ने दिया वो भी जाली हैं। एक अहम नुक्ता इस कहानी में यह भी है कि ज़ुहैब हसन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंतकाल से कुछ पहले नाजिया हसन ने बरतानिया में पाकिस्तानी सफारतखाने जाकर इश्तियाक बेग से खुला लेने की दरख्वास्त दी थी। इस बारे में इश्तियाक बेग का कहना है कि उन दिनों तबीयत उनकी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी, तो सारे जितने भी ज़ुहैब के पॉइंट से उनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। जी, अब देखना यह है कि ये कानूनी जंग कहां पर जाकर रुकती है। रेहान अहमद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। काबीना इजलास के बाद वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। और अफगानिस्तान के अंदर भी देखिए अशरफ गनी साहब की जब हुकूमत थी, हमने अशरफ गनी को भी बार बार ये मशवरा देने की कोशिश की और समझाया कि आप अफ़गानिस्तान के ऊपर अकेले हुकूमत नहीं कर सकेंगे। एक बहुत बड़ी जो एथनिसिटी थी वो तो उसको हुकूमत में शामिल ही नहीं थी, तो वो हुकूमत कैसे जो थी वो चल सकती थी। इसीलिए जब वज़ीर आज़म ने बाजोड़ के जलसे में एक ख़िताब किया था और उन्होंने ये मशवरा दिया था अफ़गानिस्तान में हुकूमत को कि अभी आप नए इलेक्शंस के ऊपर अपना फोकस ना करें, अभी आप मुख्तलिफ ग्रोहों से बात करके एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें, एक ऐसी हुकूमत बनाएं जो मुत्तफ़िका हो और जिसके ऊपर तमाम ग्रोहों का एक एतमाद हो। हम उसी प्रिंसिपल को, उसी असूल के ऊपर कारबंद हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद शफकत महमूद साहब और उनकी टीम को वज़ीर आज़म ने बहुत मुबारक दी है। हमारा एक बहुत बड़ा वादा था जब PTI का जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे कि हम एक कौम और एक निसाब के ऊपर जो है वो लाएंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ निसाब पढ़ाए जा रहे हैं स्कूलों में, उससे एक हम बिल्कुल मुख्तलिफ कौमें पैदा कर रहे हैं, कौम के अंदर ही मुख्तलिफ तबकात पैदा कर रहे हैं। और हमारा ये था कि जो बुनियादी तालीम है वो कम अज़ कम उसके जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो एक होने चाहिए। और हमें बड़ी खुशी है कि पहली बार हमारे जो मदरसे हैं उनमें भी जो मॉडर्न सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा। और इसी तरीके से जो स्कूलों में हमारी जो तालीम है, जैसे नाज़रा कुरान है, वो पहले हम घरों में पढ़ते थे, वो अब स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद जो वज़ीर आज़म साहब ने जिसके ऊपर बहुत एम्फेसिस किया है वो ये है कि आप 8वीं 9वीं 10वीं की जमातों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि देखिए हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो रहमतुल लिल आलमीन है, का वो एक सरापा मोहब्बत है। और उनकी ज़ात अक़दस के ऊपर जो उनको पढ़ा जाना, उनको समझना, वो दरअसल ख़ुद ब खुद ही आप एक ऐसे मुआशरे की तरफ बढ़ते हैं जो एक तरक्की याफ्ता मुआशरा होगा, जो एक दूसरे की ख़याल के ऊपर मबनी होगा, जो अपने ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, अपने हमसाये के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, अपने मुल्क, अपने लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर बात करता है, जो बुनियादी तौर के ऊपर एक रहम के ऊपर मबनी मुआशरा है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बहुत ज़ोर दिया
کہ ہمیں سیرت النبی پڑھانے کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جانی چاہیے۔ اس کے بعد جو آج کابینہ میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے EVM کے اوپر، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ دی، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم نے اگلے الیکشنز کو بامانی بنانا ہے اور ایک ایسا الیکشن بنانا ہے جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو، تو اس میں EVM کا استعمال جو ہے وہ بہت فنڈامنٹل ہے، وہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو جلد از جلد جو قانونی مراحل ہیں اس کو طے کر کے اس کو لایا جانا ضروری ہے، اور اس کے لیے اب انشاءاللہ ہم اگلے 15 دنوں میں فواد چودھری نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم نے اشرف غنی کو مشورہ دیا کہ آپ اکیلے حکومت نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے بار بار سمجھایا کہ مختلف گروہوں سے بات کر کے متفقہ حکومت بنائیں جس پر تمام گروہوں کو اعتماد ہو۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کرونا سے ایک دن میں مزید 95 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 3221 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، مثبت کیسز کی شرح 6.68% رہی۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 24,573 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ روز پنجاب میں 40، سندھ میں 36 اور خیبر پختونخوا میں 11 مریض دم توڑ گئے۔ اس وقت ملک میں کورونا کے 87,423 مریض ہیں، 5,356 افراد اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اور آپ کو بتائیں سندھ میں تعلیمی ادارے آئندہ پیر سے کھلنے کا امکان ہے۔ محکمہ صحت نے طلبہ کو متبادل دن بلانے کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پرائمری سکولز مزید 10 روز بند رکھنے کی تجویز ہے۔ آپ کو بتائیں سندھ میں تعلیمی ادارے آئندہ پیر سے کھلنے کا امکان ہے، جبکہ محکمہ صحت نے طلبہ کو متبادل دن بلانے کی تجویز دی ہے۔ ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ گوادر میں بجلی و پانی کے بحران اور غیر قانونی ٹرالنگ کے خلاف شہریوں کی ہڑتال جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچے تو مشتعل افراد نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین اور لیویز اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر بغیر مذاکرات کے ہی روانہ ہو گئے۔ بجلی اور پانی بحران کے خلاف شہریوں نے ہڑتال بھی کر رکھی ہے۔ مظاہرین اور لیویز اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر بغیر مذاکرات کے ہی روانہ ہو چکے ہیں۔ کبھی انٹرنیٹ کا مسئلہ آیا تو کبھی ٹیکنالوجی کا۔ آن لائن کلاسز سے کس نے کیا سیکھا اور کیا یاد رکھا، دیکھتے ہیں دانیال عمر کی رپورٹ میں۔ تو کلاس فزکس کی 3 مین تھیوریز ہیں۔ ان 3 مین تھیوریز کے اندر ایک ہے مین سٹریم تھیوری، دوسری ہے پروپوز تھیوری، یار 45 منٹ ہو گئے ہیں، سر کی کلاس لے رہا ہوں اور سر کا مائک ہی آف ہے، سر کو پتہ ہی نہیں۔ بیٹا میرا مائک تو آف رہ گیا تھا، تم کم از کم اپنا بھی آف کر لیتے۔ طلباء اور اساتذہ کو آن لائن کلاسز کے دوران ایسی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ کیا کیا مشکلات ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ جیسے کہ وہ لنک کو جوائن کر لیتے تھے لیکن اسکرین کو آف کر دیتے تھے، ان کو بار بار کہنا پڑتا تھا کہ بیٹے اپنا کیم آن کریے تاکہ دیکھ سکے کہ وہ کلاس میں موجود ہے نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس تو کلاس سے ڈسپیئر ہوتے تھے، ان کے پیرنٹس کلاس لے رہے ہوتے تھے۔ اسکول میں صحیح سے سمجھ آتی ہے، اگر گھر میں آن لائن کلاس ہوتی ہے تو کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، نیٹ صحیح نہیں آتا۔ آن لائن کلاس میں جب ٹیچر سمجھا رہی ہوتی تھیں، ہم ٹیچر سے کوشچن بھی کرتے تھے، ٹیچرس کا آنسر بھی دے دیتے ہیں۔ ابھی ہم کوشچن کر رہے ہوتے تھے، بیچ میں بچہ بول دیتا تھا، اس میں سمجھ نہیں آتی تھی کچھ۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بچہ مائک چھوڑ کے تو کہیں چلا جاتا تھا، اور پھر اس کے بہن بھائی جب بول رہے ہوتے تھے تو پھر ہمیں آوازیں آتی تھیں اور ہم ڈسٹرب ہوتے تھے۔ ٹیچر ایک چیز کو بار بار نہیں بتاتا، بس آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، آپ کے اوپر ہے۔ اگر ہمارا کوئی لیکچر مس ہو گیا، اسکپ ہو گیا، تو پھر ہمیں فائنل میں اس کے لیے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ہمارا GP پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ پہلا سیمسٹر تو ہمارا ایسے ہی گزر گیا کہ آن لائن کلاسز جوائن کیسے کرنی ہے، اس میں اٹینڈنس کیسی لینی ہے، اور یہ اور سب سے بڑا مسئلہ انٹرنیٹ کا مسئلہ۔ آن لائن جو کلاسز ہیں اس میں فزیکل والا سین نہیں ہے، جیسے کویشچننگ آنسرنگ ہوتی ہے، فزیکل میں ٹیچر سے اچھی طرح بندہ سمجھ سکتا ہے اگر کہیں پہ ایشو آ رہا تو۔ اور لاہور میں وابچہ ٹاؤن کا علاقہ ستو قتلہ مسائلستان بن گیا ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، اس پر مچھروں کی بہتات بیماریاں پھیلانے کا سبب بن رہی ہے۔ گندے نالے کی بدبو سے مکین بے حال ہیں۔ ننی رحمہ عدنان نے حکام سے مسائل حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ میرا نام رحمہ عدنان ہے اور میں وابچہ ٹاؤن میں رہتی ہوں۔ اسکول جاتے وقت مجھے اور میرے
भाई को रोज सत्तू कतला के इलाके से गुजरना पड़ता है जो निहायत गंदगी और आलूदगी से भरा पड़ा है। हमारे स्कूल के सामने एक गंदा नाला भी है जिसमें बैठने वाली मक्खियां और मच्छर मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं। लोग भी अपने घरों का कचरा नाले के आसपास फेंक देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक रिहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ एक गंदे पानी का जोड़ बन गया जिसमें भैंसें भी नहा रही हैं और यहाँ लोग अपने कचरे को आग भी लगा देते हैं। मेहरबानी फरमाकर इस जगह को साफ करवाया जाए ताकि हमें स्कूल जाने में कोई परेशानी ना हो और यहाँ के रहने वाले लोग भी बीमारियों से महफूज रह सकें। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।